हमास के सीनियर सदस्य सालेह अरोरी के घर पर कब्जा। ब्रेक करिए। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में घर पर बैनर लगाया। बैनर पर लिखा यह घर इजरायली खुफिया विभाग का है। सीधे चलिए, इस वक्त मैं चाहूंगा विजय 3 शॉट्स निकाल लीजिए। सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान जल्द के सुना जुड़ चुके हैं। नंबर 1, नंबर 2 मेरे साथ मनीष हैं जो कि इस वक्त तेल अवीव से हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। या फिर मनीष आप कहां से जुड़े इस वक्त मेरे साथ? बिल्कुल आप सही हैं, मैं इस वक्त तेल अवीव में हूं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज कम से कम रॉकेट के हमले यहाँ ना हो। लेकिन सेंट्रल इजराइल में हमलों की खबर आ रही है जो कि हमने दिखाया, मैं आपसे उस पर भी जानकारी लूंगा। सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, क्या आप गाजा पर हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल गाजा पट्टी के पास अशकलौन इलाके में हूं निशांत। बी सेफ सुमित। आपकी खबरें काफी चर्चा में हैं और काफी जो राइवल चैनल्स हैं उनको जलन भी बहुत हो रही है कि आप किस तरीके से डिटेलिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जनरल के सिन्हा सर। सिन्हा सर, ये प्लान सुनने में बड़ा इजी, बड़ा सरल लगता है, 3 स्टेप प्लान होगा। लेकिन सिन्हा सर, आज मेरा आपसे सबसे गंभीर सवाल यह है, 25 मील लंबा, 7.5 मील चौड़ा उस इलाके को खाली कराने में इजराइल के पसीने छूट गए। जय हिंद निशान। जय हिंद साहब। देखिए, गाजा स्ट्रिप की संरचनाओं को यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज हैं वहां पर लोगों का एक कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली जो डेंसिटी है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेंस इलाका सर, क्या ये बात सही है सिन्हा सर कि जो भी फौज होती है वो अर्बन वॉरफेयर से बचना चाहती है क्योंकि वहां पर 1:6 का रेशो होता है? एब्सोल्युटली, ये जो आप बता रहे हैं, कन्वेंशनली इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट जिस तरह से इजराइल जा रहा है, हेड्स ऑफ टू इजराइल के डिटर्मिनेशन और क्लियरिटी है कि किस तरह से ऑपरेशंस करने हैं, उनके लिए इतना दिक्कत नहीं होगा। देखिए, किसी मुश्किल चीज को आसान बना देना, कारगिल की चोटियों पे चल जाना, उस हाइटियों में जहां पर लोग इम्पॉसिबल मानते पूरे विश्व में, वो होती है इम्प्रोवाइजेशंस एंड जमीनी हालात को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना। देखिए, मैं आपको ये फिर से यकीन दिलाता हूं, ये जो 540 किलोमीटर का जो इन्होंने टनल खोदा है, ये इनकी कब्रगाह है, इसमें ही दफन होंगे ये लोग। अंडरस्टूड। ये आप किसी को कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। देखिए, जो नॉर्थ वहां पर आप देखते हैं लेबनान में हिजबुल्लाह ने बनाए हैं, उसको इन्होंने कॉपी करने की ट्राई की है। हिजबुल्लाह का मामला अलग है, वो साउथ लेबनान से जब हम जाते हैं तो आपको पूरा ऊपर जाना होगा। ये तो पूरा स्ट्रिप चारों तरफ से, 3 तरफ से। सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर, गाजा पर कब्जे के प्लान में एक रोड़ा हमास के हथियार भी हैं। इजराइल में मौजूद TV9 संवाददाता सुमित चौधरी ने 2 दिन पहले एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि हमास के पास ईरान और उत्तर कोरिया से हथियार पहुंच रहे हैं। इजराइल की सेना ने इस जखीरे को पकड़ा और इजराइल के मेजर ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे में खुलासा किया कि हमास से मिले हथियारों में जो लाल पट्टी वाले ग्रेनेड लॉन्चर मिले हैं वो कहीं और के नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के बनाए गए हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखें। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि हमास के पास ईरान से बैकडोर से हथियार पहुंचाए जाते हैं, लेकिन हमास के पास उत्तर कोरिया के हथियार भी हैं। ये विस्फोटक खुलासा सिर्फ TV9 भारतवर्ष ने किया। इजराइल हमास की जंग में किम जोंग की एंट्री के साक्षात सबूत देखिए। इस जखीरे में जो लाल पट्टी वाले वेपन हैं, ये F7 रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड है। वो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में बनाए जाते हैं। हमास के ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उसके लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के वक्त किया था। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है और ये इजराइल का वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि इसी एरिया में ना सिर्फ इजराइल ने अपने सैनिकों के आर्म्स एंड एम्युनिशन बल्कि वो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हैं जो हमास से पाए गए। अगर आप ये जखीरा देख रहे हो, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 1% है
हमास के पकड़े हुए चीज़ों का। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अगर आप इधर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, तो ये है ईरान से मिले हुए वेपन्स, और ये कुछ ग्रेनेड्स या फिर रॉकेट बता रहे हैं कि ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, जिनका इस्तेमाल हमास ने किया है। देखिए अगर ये मोटार्स हैं, और ख़ास बात ये कि ये सारे वेपन जो है वो ईरान की तरफ से। इन बरामद हथियारों में 1000 ग्रेनेड, 1000 से ज्यादा आरपीजी रॉकेट, अलग अलग आकार के 500 आईईडी, 200 माइंस, 2000 हथियार जिनमें ज्यादातर AK-47 है। इसके अलावा 500 अलग अलग तरह के विस्फोटक और मैग्नेटिक एंटी टैंक माइंस भी बरामद किए गए। अब सुनिए TV9 भारतवर्ष पर इजराइल की सेना के मेजर ने उत्तर कोरिया के हथियारों को लेकर क्या खुलासा किया। Rest of the 20% weapons was brought by North Korea over there, the gray ones. the North Korean weapons that Yeah, the gray RPG over there with the red strip is North Korea RPG F7. Most of the weapons that we see right now is homemade by Hamas inside the Gaza Strip. They have explosive factories. About 80% of the things that you see here is made by Hamas. दावा ये भी है कि हाल ही में हमास के लड़ाकों की ओर से कुछ प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए गए थे। उनमें भी उत्तर कोरिया के पुल्स के गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को देखा गया था। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन युद्ध में भी तबाही मचाएंगे किम के हथियार। ब्रेक करिए, उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार भेजना शुरू किया। 122 mm और 152 mm प्रोजेक्टाइल्स की तस्वीरें सामने आई। किम के मॉस्को दौरे के वक्त हुई थी हथियारों की डील। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त सुमित मौजूद है। सुमित, हथियारों वाली रिपोर्ट मैंने आपकी देखी है। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या हमास के पास अभी भी हथियारों की सप्लाई लाइंस या चैनल्स या लॉजिस्टिकल सपोर्ट अभी भी एक्टिव है? देखिए, आपको याद होगा निशांत कि जब हमास के ऊपर लगातार एयर स्ट्राइक्स की गई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा 2 दिन तक लगातार एयर स्ट्राइक्स उन लोकेशंस पे की गई जो इनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन डेपो हैं। लगातार सबसे ज़्यादा आपको याद होगा कि हॉस्पिटल को लेकर भी जो पेंटागन की रिपोर्ट या फिर इजरायली खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, वो यही थी कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है और एम्यूनिशन डेपो भी है, और इसी के पास लगातार आर्म्स है। तो इजराइल ने सबसे पहला काम जो ये किया कि इनकी रसद की लाइनों को काट दिया। सबसे पहले जो इनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन डेपो थे उनको टारगेट किया, ताकि ये आगे वाले वक्त में इनको टारगेट ना कर सके या फिर इस लड़ाई को लंबा ना खींच सके, और उसी के बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेगी। ये सारी तैयारियां हमास को लेकर इजराइल की फोर्सेस ने पहले कर ली थी, क्योंकि इजराइल की फोर्सेस को ये पता लग गया था कि ये जखीरा बहुत बड़ा है। 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ था तभी समझ में आ गया था कि ये वो वाला हमास नहीं है जिसको लेकर बहुत हल्के में इजराइल ले रहा था। ये हमास बदल चुका है। इसकी वॉर स्ट्रैटेजीज में, इसकी ट्रेनिंग में, इसके वेपनरीज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने बहुत बड़े लेवल पर इजराइल की फोर्सेस को सरप्राइज भी किया। आप मेरे इंटरव्यू को अगर आप सुन रहे हो तो उसमें आपने खुद सुना कि इजरायली फोर्सेस के, स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडर जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से मुझे बताया कि हाँ, हम लोग भी सरप्राइज हो गए जब उसमें हमने मैग्नेटिक माइंस को देखा, हमने वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देखे जो हमारे पास थे। हालांकि वो जानते थे कि हमास ने अपने खुद के एम्यूनिशन फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, अपने बड़े बड़े उन्होंने फैक्ट्रीज ऐसी लगा रखे जहां से एम्यूनिशन डेवलप होते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 80% उनके खुद के थे, लेकिन 20% का जो रेशो था वो नॉर्थ कोरिया और ईरान की तरफ से आया हुआ था। तो ये निश्चित तौर पर उनको क्लियर था कि देखिए, अगर हमने नहीं किया तो फिर ये जंग लंबी खिंचेगी। इसीलिए इजराइल की सेना ने सबसे पहले या तो उनको कैप्चर किया या फिर उनको पकड़ लिया। लेकिन ये सिर्फ 1% है निशांत, जो पकड़ा गया रसद है या फिर जो पकड़ी गई जो बड़ी खेप है, ये सिर्फ 1% है। अभी भी बहुत बड़ी जो खेप है वो या तो बर्बाद हो चुकी है, वॉर में डिटेलिंग देना चाह रहा हूं। आपने बड़ी वैलिड पॉइंट बताया कि सबसे पहले उनके लॉजिस्टिकल सपोर्ट को हिट किया गया। इजरायली सेना को हिजबुल्लाह की सीधी धमकी। ब्रेक करिए, ग्राउंड ऑपरेशन किया तो गाजा उनकी कब्र बनेगा। ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल के पास हार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और सीधे इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ क्विक रिएक्शन मनीष से लेंगे। मनीष, लेबनान से आप वापस लौटे हैं। आप जो अभी जानकारी है मनीष, दोनों तरफ से लेबनान बॉर्डर पर, वहां से भी 5 किलोमीटर का इलाका खाली कराया गया है, यहां से भी खाली कराया गया है। समझने वाली बात यह है कि जो 3 लाख रिजर्व्स वापस लौटे हैं, 3.5 लाख,
ये क्या लेबनान में भी डिप्लॉय हुए? क्योंकि आज जो एक सैनिक मारा गया वो रिजर्व फोर्स का हिस्सा है इजराइल का। बिल्कुल, देखिए लेबनान बॉर्डर पर हमने देखा था कि करीब 30 किलोमीटर तक के हिस्से में इजराइल ने अपनी सेना की पोजीशन लगाई है, डिप्लॉय किया है, और उसमें रिजर्व के भी लोग हैं दोनों साइड में, लेबनान बॉर्डर पर भी और गाज़ा बॉर्डर पर भी। देखिए, भले ही इजराइल इस वक्त जंग गाज़ा बॉर्डर पर लड़ रहा हो, लेकिन उन्हें पता है कि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ मुकाबला कितना टफ होगा, और इसी वजह से उन्होंने उस हिसाब की वहाँ तैयारी कर रखी है। बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा भारी भरकम हथियार को डिप्लॉय किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लड़ाई की नौबत आती है, उस तरह की लड़ाई की अभी जो हो रही है, वो तो समझिए दोनों तरफ से बस केवल एक छोटा सा लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन अगर असली लड़ाई होती है तो वो ज़्यादा भयानक होगी। असली बात यह है कि इस वक्त 3 लाख के करीब जो रिजर्व फोर्स उनके थे, उनमें से ज़्यादातर को उन्होंने दोनों बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। अब जब ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो मैं तेल अवीव में मौजूद रहकर आपको ये कह सकता हूँ कि फिलहाल तेल अवीव पर अपने समर्थक देशों यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों का भी इतना दबाव है कि ग्राउंड ऑपरेशन मत करो, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी रुक जाओ, और इसको हैंडल करना तेल अवीव के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। मनीष, बी सेफ। तेल अवीव में बम्बार्डमेंट की जानकारी आ रही है। सुमित, यू गॉट टू बी वेरी वेरी सेफ। आप तो गाजा में हैं, एंड जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप दोनों के कैमरामैन अमित हैं मनीष के साथ, निशांत हैं सुमित के साथ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जनरल सिन्हा मेरे साथ अभी रहेंगे, थोड़ा और एनालिसिस उनसे मैं लेना चाहूंगा। गाजा शहर पर इजराइल की एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्वी इलाके को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। धमाके के बाद पूरे एरिया में धूल और धुएं का गुबार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। गाजा के पास इजराइल का बड़ा हवाई हमला हुआ। बड़ी खबर है, अबू इस्कंदर इलाके में भयंकर तबाही मची है। अफरा तफरी के बीच सड़कों पर शव दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये देखिए, बहुत भयंकर तबाही है। कुछ तस्वीरें यहां पर आपको विचलित कर सकती हैं। ये देखिए किस तरीके से गाजा में जो बम्बार्डमेंट हुआ है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल की सेना तैयार है, तो फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन क्यों शुरू नहीं हो रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। किस बात की देरी है या फिर किस बात का डर है? आज हम फिक्र आपकी के दर्शकों को वो वजह बताने वाले जिससे नेतन्याहू के कदम रोके हुए हैं। ध्यान से देखिए, 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह इजराइल गाजा में ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों को मलबा बनाया जा चुका है, जिसके बाद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ पैदल सेना तैयार है। हर दिन ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन तो बस शुरू होने वाला है। तो सवाल है कि गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में क्या मुश्किल आ रही है? हमास के किस प्लान ने उसको लिए चुनौती खड़ी कर दी है? वो कौन से रास्ते हैं जहां इजराइल की सेना के फंसने का डर है? ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमास ने गाजा के अंदर छापामार युद्ध नीति की तर्ज पर 4 ब्लॉक तैयार किए हैं। जब इजराइल के टैंक आएंगे तो रॉकेट से हमला होगा, आसमान से ड्रोन से बम गिरेंगे, सुरंगों से निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा इमारतों के ऊपर स्नाइपर बैठे होंगे। यही वो 4 ब्लॉक हैं जिनकी वजह से इजराइल शायद दुविधा में है। आइए आपको डिटेल में ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल में नरसंहार के बाद वहां की फौज ने इस बार गाजा कैप्चर का प्लान बनाया। तय किया गया कि हमास का खात्मा करके ही मानेंगे, जिसके लिए अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जाए। लेकिन तमाम तैयारियों और अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ के बावजूद इजराइल जैसा ताकतवर देश गाजा जैसी छोटी जगह में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। शायद वहां बैठे उसके दुश्मन हमास ने भी कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिसका अंदाजा नेतन्याहू को भी है। आइए हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि अगर आईडीएफ गाजा पहुंची तो हमास उसे कैसे जवाब देगी। जब वो सड़कों से गुजरेंगे तो उस पर इमारतों के ऊपर छिपकर बैठे हमास के लड़ाके एंटी टैंक रॉकेट दागेंगे। ये वो लड़ाके होंगे जो अलग अलग दिशाओं में घात लगाकर बैठे होंगे। दूसरा प्लान ये है कि जब इजराइल की पैदल सेना शहर के बीच से आगे बढ़ेगी तो उसके ऊपर ड्रोन से सटीक निशाना लगाकर हमला किया जाएगा।
इस दौरान अगर जवान इधर उधर भागेंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरे प्लान के मुताबिक गाजा शहर की ऊंची इमारतों की छतों पर हमास के स्नाइपर पोजीशन लिए बैठे होंगे। जैसे ही इजराइल सैनिक उनके निशाने पर आएंगे वो ट्रिगर दबा देंगे। यानी सड़कों पर जो बख्तरबंद गाड़ियां पैदल सैनिकों के लिए कवर की तरह होती हैं, उसे रॉकेट से उड़ाया जाएगा और फिर जो सामने आएगा उसे गोलियों से छलनी किया जाएगा।